थी। पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल का दौरा है आज और देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। नदी के तल से भी 13 मीटर नीचे है टनल। अब मोदी नगर तक चलेगी रैपिड ट्रेन। पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। रफ्तार के साथ मिलेगा रोमांच का मजा। पीएम मोदी की फिर बढ़ी लोकप्रियता। 75% हुई अप्रूवल रेटिंग। 2023 की तुलना में 10% हुआ इजाफा। पीएम मोदी आज आगरा मेट्रो का करेंगे उद्घाटन। 90 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेगी। 10 रुपए का होगा मिनिमम किराया। एआई तकनीक से निगरानी रखी जाएगी। किसानों का दिल्ली कूच आज। पटियाला में विशाल रैली। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी। प्रशासन ने हिसार, अंबाला, चंडीगढ़ और हाईवे भी खोला। लखनऊ में सिलेंडर ब्लास्ट, 5 की मौत। मरने वालों में पति पत्नी और 3 बच्चे। धमाका इतना तेज कि छत ढह गई, दीवार टूट गई और 4 गंभीर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और अब बात करेंगे दिल्ली चले किसान और सरकार परेशान। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से है। किसानों का आज दिल्ली कूच है और देश की बाकी राज्यों के किसान का दिल्ली कूच है। दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं किसान। पंजाब, हरियाणा के किसान भी आंदोलन पर उतर आए हैं। तो 4 घंटे का बताया जा रहा है किसानों का आंदोलन। 10 मार्च को देश भर में ट्रेन रोको आंदोलन का भी किसानों ने आह्वान किया है। वहीं आपको यह भी बता दें कि 14 मार्च को किसान महापंचायत का आयोजन भी करने जा रहे हैं। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत होगी, जिसको लेकर के किसानों ने पूरी तरह से देखा जा सकता है कि सभी किसानों को एकत्रित करना, इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। और महापंचायत अब किसानों की ओर से देखी जाएगी एक बार फिर से। और दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत देखी जा सकेगी। किसानों का आज दिल्ली कूच है। दिल्ली पहुंच रहे हैं सभी किसान। फिर से अपनी मांगों को लेकर के प्रमुखता से मुखर होते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा के किसान भी आंदोलन पर उतर आए हैं। नारेबाजी भी करते नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ अपनी जो मांगे हैं एमएसपी को लेकर के भी देखा जाएगा। लगातार किसान मांग उठाते रहे हैं और इसके साथ ही साथ फसलों को लेकर के भी लगातार अपनी आवाज जो है मुखर करते रहे हैं। 10 मार्च को देश भर में फिर से आंदोलन देखा जाएगा। 14 मार्च को किसानों ने महापंचायत बुलाई है। इसको लेकर के तमाम तरह की जो सिक्योरिटी है वो भी देखी जा सकती है। दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत होने जा रही है। दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं धीरे धीरे सारे ही किसान। और पंजाब, हरियाणा, अंबाला के किसान जो कि अब रुख कर रहे हैं दिल्ली का। तो दिल्ली में महापंचायत एक बार फिर से देखी जाएगी। और प्रवेश शर्मा इसी खबर पर है। प्रवेश, लगातार किसान मुखर होकर के अपनी बात कहते नजर आए। बात चाहे एमएसपी की कर ले या अन्य किसी मांगों की बात कर ले, किसान हमेशा लगातार अपनी मांगों को लेकर के महापंचायत करता नजर आया है, आंदोलन करता नजर आया है। अब चूंकि देखा भी जा रहा है मुद्दा हो या किसानों की पेंशन का मुद्दा हो, उसको लेकर कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों से किसान अपने अपने तरीके से जो है प्रदर्शन करते हैं। बार बार जो है उनको रोकने की कोशिश की जाती है। कई बार हमने देखा कि किसानों का विशेष तौर पर पंजाब और हरियाणा में हिंसक प्रदर्शन भी हुआ, जिसमें एक किसान की मौत तक हो गई। लेकिन उसके बाद भी जो है अभी तक सीधे तौर पर कहें तो एमएसपी का मुद्दा जो है किसान और सरकार के बीच में अड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों ने आज फिर जो है दिल्ली कूच का ऐलान किया है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि कल पंजाब के कई किसानों के संगठन ने विशेष रूप से मैं बता दूं बैठक की थी, जिसमें चर्चा ये की थी कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब और हरियाणा का किसान आज दिल्ली कूच नहीं करेगा। लेकिन बाद में जो है उसमें बदलाव करते हुए आज जो है 4 घंटे का विशेष रूप से 12 बजे से 4 बजे तक जो है पंजाब और हरियाणा का किसान भी दिल्ली कूच करेगा। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि किसान संगठनों के जो मुखिया है पंडेर, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि जो है आज 12 से 4 के बीच में जो है सरकार को कुछ नया या ये कहे बड़ा होता हुआ कुछ दिखाई देगा, ये अपने आप में एक
बड़ा सवाल है जी। बिल्कुल, और लगातार ये देखा भी जा रहा है कि किसान अपनी मांगों को लेकर के हमेशा से ही तैयार बैठे रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं। बावजूद इसके बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आंदोलन करने के बाद भी मांगे वही हैं, आंदोलन भी लगातार चल रहा है, लेकिन अभी तक जिस तरह की संतुष्टि किसानों को चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो लगातार प्रदर्शन भी देखा जा रहा है, तस्वीरें भी दर्शकों को बैक टू बैक दिखाई, किसानों के महापंचायत की भी, आंदोलन की भी। क्या लगता है कि जिस तरह के किसान महापंचायत कर रहे हैं लगातार, क्या उन्हें उस तरह की संतुष्टि मिल पाएगी? क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में फिर से एक बार मुखर होकर के किसान रवाना हो रहे हैं दिल्ली की ओर। पता है, और वो बार बार इस बात की मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप करे और सीधे तौर पर जो है एक सदन बुलाकर तुरंत एमएसपी का जो कानून है लागू कर दे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि किसान केंद्रीय मंत्री बार बार किसानों के संगठन से बैठक कर रहे हैं, लेकिन नतीजा बेनतीजा हो रहा है, कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, तो सरकार की भी अपनी जो बात है उस पर अडिग नजर आ रही है। इसी वजह से ये आंदोलन लगातार जो है बढ़ता हुआ चला जा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं मैं विशेष रूप से बता दूं कि सरकार की जो विशेष रूप से भूमिका है उनको समझाने की है, मनाने की है। बार बार मंत्री जा रहे हैं, समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो टेबल पर बैठे इस तरीके का आंदोलन ना करें, लेकिन किसानों ने आज फिर दिल्ली कूच का ऐलान किया है और 10 मार्च को रेल रोको आंदोलन है और 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक को वहां पहुंचने का आह्वान किया गया है। बिल्कुल, प्रवेश मुनेंद्र भी हमारे साथ हैं आगरा से। मुनेंद्र, जिस तरह से देखा जा रहा है ना कि लगातार ये देखा जा रहा है कि किसान पंचायत तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो मांगे हैं जस की तस पड़ी हैं। बीते दिनों ही देखा गया था किसानों के पर लाठीचार्ज भी हुई थी, इसके साथ ही साथ तमाम तरह की ऐसी तस्वीरें भी आई थी कि बस में भी धकेला जा रहा था किसानों को। लेकिन बावजूद इसके ऐसी कौन सी मांग है जो अभी तक नहीं मानी जा रही है, या किसान कौन सी मांगे ऐसी कर रहे हैं जो उनकी नहीं पूर्ति की जा सकी है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अगर मैं नोएडा की बात करूं तो नोएडा के जो भी धरना प्रदर्शन नोएडा में चल रहे थे किसानों के, वो सभी बंद हो चुके हैं। लेकिन जैसे कि अभी धरना प्रदर्शन जो अन्य बॉर्डर्स पे है, दिल्ली के अन्य बॉर्डर्स पे है, तो इसका सबसे मुख्य कारण जो एमएसपी बताया जा रहा है। लगातार किसान एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमएसपी के लिए बात कर रहे हैं और एमएसपी पे बार बार सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा अगर अभी तक देखा जाए तो एमएसपी है और एमएसपी पे ही किसान अभी तक लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि एमएसपी को ऐसा कानून बना जाए जिससे कि मिनिमम सेल प्राइस जो फसलों का है वो उनको दिया जाए, और उसी पर किसान हर बार की तरह इस बार भी आंदोलन आता है। जी बिल्कुल, और जैसे देखा भी यही जाता है कि जब जैसे ही चुनाव नजदीक होता है वैसे ही आंदोलन भी तेज हो जाता है। इसके साथ ही साथ किसान का जो आंदोलन है ये तो देखा ही जा रहा है, लेकिन सरकार भी मनाने की कोशिश कर रही है, लगातार किसानों से बातचीत भी कर रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार बैठी हो हाथ पर हाथ धर के, लेकिन किसान क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि एमएसपी को लेकर के भी बीते दिनों चर्चा की गई थी। लोगों को बताना चाहूंगा कि एमएसपी को लेकर बार बार चर्चा की जाती रही है। सरकार ने कमेटी बनाने की घोषणा भी की थी कि एमएसपी में कमेटी हम बना रहे हैं ताकि किसानों की जो ये मांगे हैं पूरी की जाए। लेकिन जैसे आपने कहा कि 2024 का इलेक्शन बिल्कुल सामने है और एक बार फिर से पिछली लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि किसानों का काफी बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर हुआ था, और उसके बाद में फिर से प्रदर्शन चुनाव से बिल्कुल पहले है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो एक प्लानिंग है बार बार किसानों को लेकर के, कुछ राजनीतिक दलों की प्लानिंग है जो कि किसानों को लेकर के बार बार सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं और जब देश की जनता को दिखाना चाहते हैं कि ये सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके के प्रदर्शन किए जाते रहे हैं। जी बिल्कुल, और सुखविंदर सिंह भी हमारे साथ हैं समूह बॉर्डर से। सुखविंदर, जिस तरह की ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कितने समय तक जो किसान है पहुंचेंगे दिल्ली और वहां पर प्रदर्शन करते नजर आएंगे? किस तरह की तस्वीरें इस वक्त की नजर आ रही हैं वहां पर? जी, अगर आज हम बात करें दिल्ली कूच की और किसान जथेबंदियों का जो ऐलान था, पहले हालांकि पंजाब के किसानों को इसमें नहीं लिया गया था, लेकिन रात को जो फैसला हो गया पंजाब के किसान भी जो दिल्ली जाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट करने वाली कि किसान जो है पैदल मार्च करेंगे, ना कि ट्रैक्टर ट्रॉली पे जाएंगे। ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे उसको फॉलो करते हुए जो किसान है मार्च करने की कोशिश करेंगे। हम अगर शंभू बॉर्डर की बात करें तो यहाँ हलचल जरूर शुरू हुई है, लेकिन अभी कोई जो पैदल मार्च करना था वो अभी चालू नहीं हुआ। और यहाँ पे जो
मीटिंग का दौर चल रहा है और क्या अगली रणनीति बनाई जा रही है, जल्दी इसका फैसला आ जाएगा और कूच करने की जो तैयारी है वो की जाएगी। जी बिल्कुल सुखविंदर, बिल्कुल आप सभी से पल पल की अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किसानों के महापंचायत की और आंदोलन की भी, और इसके साथ ही साथ दिल्ली में किसानों का दिल्ली कूच है और प्रदर्शन भी करते नजर आएंगे, जिसको लेकर के सरकार भी अब खासा परेशान होती नजर आएगी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात करेंगे काकोरी में ब्लास्ट, 5 लोग हलाक। काकोरी में ब्लास्ट हुआ है, सिलेंडर ब्लास्ट होने से कई लोगों की मौत बताई जा रही है। फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं काकोरी से, और ये बड़ी खबर है क्योंकि जब ये ब्लास्ट हुआ था उस समय बताया जा रहा था कि कोई समारोह था, शादी की सालगिरह थी, उस समय ये ब्लास्ट हुआ, जिसको लेकर के आसपास के जो लोग हैं उनमें भी दहशत का माहौल देखा जा रहा है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की काकोरी में ब्लास्ट हुआ है, 5 लोग बताए जा रहे हैं इसकी चपेट में आ गए। काकोरी में ब्लास्ट हुआ, सिलेंडर ब्लास्ट का ये मामला बता रहे हैं। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सीएम योगी ने सिलेंडर फटने से हुए हादसे का संज्ञान भी लिया है। तो सीएम ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम ने घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश दिए, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। इस वक्त की आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। और कौशलेंद्र उपाध्याय इसी खबर पर है। कौशलेंद्र जिस तरह से ये कांड हुआ है, तस्वीर दिखा रहे हैं, और क्या हुआ था उस वक्त, क्या चल रहा था, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, आपको बताएं कि रात करीब 10:30 बजे पूरा परिवार एक छोटे से फंक्शन का कार्यक्रम इनके परिवार में था, और जब कार्यक्रम फंक्शन खत्म हुआ, लोग खाना वगैरह खा लिए थे, इनके घर में 2 सिलेंडर रखे हुए थे और इनको अचानक से पता नहीं कहां शॉर्ट सर्किट से इनके घर में आग लगी। तो आग की जो लपटें हैं वो थोड़ा जो है निकली, तो लोग ये समझे कि रोशनी होगी या फंक्शन चल रहा है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ बच्चे हों, इन सब चीज़ों को। लेकिन वो आग की लपटें जो है पता नहीं वो अचानक से कैसे जो है इनके किचन रूम तक पहुंची, जहां रखे 2 सिलेंडर, दोनों सिलेंडर अचानक से ब्लास्ट कर गए। और ब्लास्ट करने के जब ब्लास्ट हुआ है तो आवाज़, तेज धमाके के साथ जब आवाज़ हुई है तो लोग ये समझे कि आखिर में हुआ क्या है। जब लोग दौड़ के, जो पास पड़ोस के लोग हैं, जो इनके जो है मोहल्ले के लोग थे, वो जब घर के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ कई लोग झुलसे हुए पड़े थे। उसमें से जो एक पति पत्नी है और उसके बाद जो बच्चे हैं 3, वो तो बुरी तरह से झुलस गए थे। जब उनको सब निकाल के जो है, क्योंकि जो दीवारें हैं, एक छोटी दीवारें वो गिर गई थी, तो टूट फूट की जो आवाज़ हुई थी, या जो टूटे हुए दीवार थे या दरवाजे जो थे, वो सब जब देखे किसी तरह निकाल के, जब बच्चों को पता चला कि नहीं इसमें अभी 9 लोग हैं, सबको निकाला गया और उनको नज़दीकी एक हॉस्पिटल में ले जाएगा। हालांकि वहीं पे तत्काल पुलिस को सूचना उस फायर ब्रिगेड को दे दी गई, क्योंकि जब ब्लास्ट हुआ तो जो आग की लपट है, उस गैस की वजह से आज आग की लपट काफ़ी जो है दूर तक गई। तो लोगों ने वहाँ फायर ब्रिगेड को सूचना दी और पुलिस और फायर ब्रिगेड की जब गाड़ी वहाँ पहुँचती है तो लोग इनको, जो वहाँ बच्चे थे और जो लोग उसमें झुलसे हुए, सबको निकाल रहे थे। निकाल के उनको तत्काली जो है जो ट्रामा सेंटर वहाँ लाया गया। लेकिन ट्रामा सेंटर लाने के बाद वहाँ पे तुरंत 5 लोगों को मृत घोषित किया, जिसमें 3 बच्चे शामिल हैं और एक पति और पत्नी है। अब वहाँ पे जो 4 लोग झुलसे हैं उनको तत्काल जो है जो केजीएमयू ट्रामा सेंटर वहाँ लाया गया और वहाँ एडमिट किया गया। उनका जो है जो उपचार, प्राथमिक उपचार तो किया गया है, लेकिन अभी भी उनकी कंडीशन जो है क्रिटिकल ही बनी हुई है। अभी डॉक्टरों का कुछ कहना है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये भी जानना चाहेंगे कौशलेंद्र कि जिस समय ये हादसा हुआ उस समय घर पर कितने लोग थे और कौन सा फंक्शन था, साथ ही जो घायल हैं अभी उनकी हालत कैसी है?
जी बिल्कुल, देखिए वो कुछ शादी की सालगिरह की कुछ बात अभी सामने आई है, लेकिन जब तक उनके परिजन को जब कुछ बता नहीं पाए जो है, क्योंकि सब एडमिट हैं, जो 4 लोग अभी एडमिट, वो बोलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जहां तक मोहल्ले के जो लोग जो बात कर रहे हैं, कुछ शादी के फंक्शन की, कुछ सालगिरह की बात कर रहे हैं, लेकिन जो स्थितियां वहां पे, लगभग घर में 9 लोग उस समय मौजूद थे। उसमें एक पति पत्नी, उसके बाद एक उनके बहनोई है, उनकी एक बच्ची थी, जो बहन की लड़की थी, वो लोग हैं, वो उसके बाद जो है इनके जो बेटी थी, ये सब लेके पूरा बच्चे से लेके करीब 9 लोग उसमें जो है मौजूद थे घर में, जिनमें जो है 5 लोगों की मौत हो गई, लेकिन 4 लोग अभी जो झुलसे हुए हैं, जिनकी स्थिति अभी जो है कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टरों ने जो स्थिति बताई है कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्रिटिकल कंडीशन में है। लेकिन जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां वहां पे देखने के बाद लग रहा है, जो ब्लास्ट हुआ है वो जो है, जब पता किया गया, जो फंक्शन की वजह से जो इनके घर में 2 सिलेंडर थे, वहां जब आग की लपटें पहुंची हैं, तभी ये जाके ब्लास्ट हुआ है। ये भी बताया जा रहा है कि ये भी खबर सामने आई थी कि उनके यहाँ एक कारखाना भी चलता था, जो कि घर के ऊपर वाले कमरे पर जरदोजी का कारखाना चलता था। क्या इस बात की जानकारी प्रशासनिक तौर पर थी? नहीं, अभी प्रशासनिक तौर पे इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, ना मोहल्ले वाले इस पे कुछ बोलने को अभी तैयार भी हैं, क्योंकि जो है, जो स्थितियां हैं, जब तक उनके परिजन जो अभी घायल हैं, जो जब तक वो नहीं बता पाएंगे तब तक कुछ नहीं। और प्रशासनिक तरफ से अभी तक कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दी गई कि उनके यहाँ ऊपर जो है क्या कारखाना चल रहा था या क्या स्थितियां थी। जो प्रथम दृष्टिया जो वहाँ पे शासन प्रशासन, जो बिजली विभाग के कर्मचारी भी वहाँ थे, उन्होंने भी बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और वो आग की लपटें उन सिलेंडरों तक पहुंची है जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। हाँ कौशलेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त की आपको ये खबर बता रहे हैं, सीएम ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना भी प्रकट की है। तो अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। घायलों के समुचित उपचार के भी निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है। राजधानी लखनऊ से ये आपको खबर बता दें, जहां पर भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की अहम बैठक होनी है आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर। शाम 4 बजे के करीब ये बैठक होगी। यूपी की 80 सीटों को जीतने की भी रणनीति बनाई जाएगी। तो मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भाजपा चुनावी मोड में है। प्रदेश का चुनावी चक्रव्यूह भेदने की जो रणनीति है वो बनाई जाएगी इस बैठक के माध्यम से। और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक बैठक में मौजूद रहेंगे। तो सह संयोजक जितेंद्र प्रसाद भी इस बैठक में शामिल होंगे। समिति के सदस्य जेपीएस राठौर भी बैठक का हिस्सा बनते नजर आएंगे। तो चुनावी समर में बूथ प्रबंधन, नामांकन सभा पर भी मंथन किया जाएगा। रैलियों, सभाओं और रोड शो की तैयारियों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। तो शाम 4 बजे ये बैठक होगी और बैठक में तमाम तरह की चर्चाएं की जाएगी और जो प्रदेश के चुनावी चक्रव्यूह है उसको भेदने की जो रणनीति है वो बनाई जाएगी कि किस तरह से चुनाव को लड़ा जाए और कौन सी वो रणनीति है जो काम आएगी आगे के चुनाव में। 21 तारीख को 21 मार्च को एमएलसी का भी चुनाव होना है और इसके बाद लोकसभा का भी चुनाव होना है। तो पूरी तरह से रणनीति बनाने की जो तैयारी है बीजेपी की ओर से देखी जाएगी। तो कौशलेंद्र इसी खबर पर है। कौशलेंद्र, पूरी अपडेट क्या है? चुनाव प्रबंधन समिति की जो कार्य है वो सिर्फ इसलिए होता है कि जो रैली होती है और कौन नेता, कौन लीडरशिप है जो कि डोर टू डोर कैंपेन करेगी, किन नेताओं को किन लोकसभा क्षेत्र में लगाया जाएगा, किन की जो है रैली होगी और उस रैली के बाद अगर कहीं दूसरे लोकसभा में रैली होनी है तो किन नेताओं को किस तरह से प्रबंधन करना, ये होता है। और जो स्थितियां हैं उनकी, जो 80 लोकसभा सीटों की एक पूरा खाका जो नक्शेबाज तैयार करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि कौन से लोकसभा प्रत्याशी हैं, किनके यहाँ किन लोकसभा क्षेत्र में किस बड़े जो स्टार प्रचारक है जिनके नाम की घोषणा जब उस चुनाव के समय पे किया जाता है तो किन नेताओं किनके यहाँ रैली लगनी है और किनका डोर टू डोर कैंपेन होना है और किनका रोड शो होना है, ये पूरा प्रबंधन का व्यवस्था किया जाता है। और उन 80 लोकसभा क्षेत्रों में बूथ से लेके जो जिले स्तर की जो कमेटियां हैं
उनकी रिपोर्ट बनाई जाती है कि इनके क्षेत्र में इनके बूथ पे क्या किस गणित के तहत कितने वोट मिल सकते हैं, कितना पिछले लोकसभा में अगर रोड शो हुआ था उसका कितना बेनिफिट हुआ था, या कितना डोर टू डोर कैंपेन हुआ था उसका कितना बेनिफिट हुआ था। इस बार क्योंकि सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको देखते हुए कि इनको कैंपेनिंग किस प्रकार से लॉन्च करनी है, कौन से रोड शो पे किस रोड पे निकल के जो स्टार प्रचारक होंगे, या चाहे क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो लोकसभा 80 लोकसभा सीट है और यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से चुनाव लड़ते हैं, वो तीसरी बार भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो उनको देखते हुए जो पूर्वांचल की सीट है या अवध के क्षेत्र की या बुंदेलखंड की या पश्चिमी यूपी की अगर बात की जाए तो कौन से नेता और उनके साथ जो एनडीए घटक दल में अभी आरएलडी शामिल हो गई है, कल ही देखिए उनके एक विधायक को मंत्री बना दिया गया है, 2 लोकसभा सीटें भी उनको दे गई है, एक एमएलसी की सीट दे गई है। तो उनके यहाँ जो नेता हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी एक जो है समिति बनाई गई होगी, उनको भी लेके कि इनको कहाँ पे लगाया जाए। जो किसान नेता हैं, जो तमाम इनके अवध की बात की जाए तो जो तराई के क्षेत्र हैं, किन प्रत्याशियों का टिकट हुआ है और उनको अभी जिन पे नहीं हुआ है उनका अगर टिकट होगा तो जो रोड शो का कार्यक्रम होगा और जो प्रबंधन पूरा देखा जाएगा वो पूरी प्रबंधन समिति ही देखती है। और इस प्रबंधन समिति की ही रिपोर्ट जो केंद्रीय कार्यालय में जब जाती है तो वहाँ पे निर्णय लिया जाता है कि ये उत्तर प्रदेश प्रबंधन समिति ने रिपोर्ट दी है, यहाँ पे रोड शो होना, इस पे रैली होनी है, यहाँ डोर टू डोर कैंपेन होना है, ये पूरी रणनीति तैयार की जाती है। कौशलेंद्र, ये भी जानना जरूरी है क्योंकि ये शाम 4 बजे ये बैठक होगी, तो बैठक के दौरान कौन कौन से वो दिग्गज होंगे जो ये चुनाव समिति की बैठक होनी है उस पर शामिल होंगे। और ये भी हम आपको वादा करते हैं, सरकार में आने दीजिए, जितना भ्रष्टाचार चुनाव समिति जो जी बिल्कुल कौशलेंद्र, बात पूरी करिए कौशलेंद्र। जो चुनाव समिति के प्रबंध जैसे स्वतंत्र देव सिंह को इसको जो है संयोजक के रूप में पहले बनाया गया था, लेकिन अब उसका कार्य जेपीएस राठौर के, और वहीं जो है जो नामित सदस्य हैं उसमें जितिन प्रसाद जो है संयोजक के रूप में, उसके बाद जो है जो इसकी कमेटी की जो पूरा जो है प्रबंधन जिसको कहते हैं कि प्रबंधक का कार्यक्रम वो स्वतंत्र देव सिंह है, और जो भारतीय जनता पार्टी यूपी के जो अध्यक्ष हैं इनकी देख रेख में समिति बनती है, उसके संरक्षक पूरा कार्य वो देखते हैं। और जो जैसे सुरेश खन्ना है वो भी चुनाव प्रबंधन समिति में है, और जो 8 सदस्य हैं उसमें कई मंत्री हैं, कई विधायक, कई संगठन के लोगों को दिया गया है। लेकिन जो समिति जो को पूरा प्रभारी का जो इनका कहा जाता है कि ये प्रभारी अनूप गुप्ता है, एमएलसी हैं, जो है भारतीय जनता पार्टी लखीमपुर क्षेत्र से आते हैं, वो पूरा देखते हैं। और वो जो समिति की बैठक है उस समिति की बैठक में ये ही नहीं, जो अन्य जो जैसे जो क्षेत्र है, जैसे अवध क्षेत्र है, काशी क्षेत्र है, वहाँ भी प्रबंधन समिति के लोगों को जो है निमंत्रण दिया है, लेकिन उसमें जो प्रमुख लोग हैं उनको ही इस बैठक में बुलाया जाएगा और उनकी जो रिपोर्ट है उनको लेके यहाँ पे चर्चा की जाएगी। उस रिपोर्ट के आधार पे तब केंद्रीय चुनाव समिति को ये भेजा जाएगा कि ये रिपोर्ट आई है, इस क्षेत्र से आई है, इनका पूरा जो है ये रिपोर्ट आई, कहाँ पे क्या करना है, रैली करनी कैसे करनी है, ये निर्णय पूरा केंद्रीय चुनाव समिति करती है। बिल्कुल, पूरी जानकारी देने के लिए कौशलेंद्र आपका शुक्रिया। तो ये तमाम तरह की जानकारी जो है वो आपको दे रहे हैं। शाम 4 बजे चुनाव समिति की बैठक होगी, तमाम दिग्गज शामिल होंगे, कई विषयों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही साथ आगे की रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप बात करेंगे पुख्ता निगहबानी, एआई से निगरानी। बुधवार का दिन आगरा के लिए बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगरा मेट्रो सेवा का उद्घाटन भी किया। सुबह 10 बजे वे कोलकाता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और शहर को मेट्रो की बड़ी सौगात भी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो को हरी झंडी भी दिखाई, तो ये तस्वीरें भी आपको दिखाई। आगरा मेट्रो का पीएम मोदी ने वर्चुअली तरीके से उद्घाटन भी किया और कोलकाता में भी देखा गया कि बच्चों के साथ सीधा संवाद करते भी नजर आए। मेट्रो में सफर भी करते नजर आए पीएम मोदी। तो एक बड़ी सौगात दी गई है पीएम मोदी की ओर से।
और इसी बीच दिल्ली से भी खबर आ रही है। दिल्ली से आपको एक खबर बता दें, जहां पर पीएम मोदी आज बिहार दौरे पर भी रहेंगे। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करते नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि बिहार के बलिया में भी वो जाएंगे और 3:30 बजे रैली भी करेंगे। तो 5 दिन के अंदर आज दूसरी बार बताया जा रहा है बिहार के बेतिया जाएंगे पीएम मोदी। संबोधित भी करेंगे, जनसभा को संबोधन भी होगा और बिहार में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की आपको ये बड़ी जानकारी भी दे रहे हैं। बिहार के बेतिया में 3:30 बजे कार्यक्रम होगा, रैली होगी, जिसमें शिरकत करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 दिन के अंदर आज दूसरी बार बिहार जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार में विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन करते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। तो कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी होगा, शिलान्यास भी होगा और संबोधन भी होगा। तो बिहार के बेतिया में कार्यक्रम होगा, समय होगा 3:30 बजे का। और दिल्ली से खबर आ रही है, जहां पर संदेश खाली की पीड़ितों से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दिल्ली से खबर, पीएम मोदी बिना घूंघट के दिल्ली में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना घूंघट वाली महिलाओं से भी मिलेंगे जो कि पीड़िता हैं और बिना घूंघट के रैली में आएंगे। संदेश खाली की पीड़िता महिलाओं ने कहा है कि अब डर का नहीं है रहना है और दीदी तो नहीं आई लेकिन हमारे दादा आ रहे हैं, ऐसा कहना है पीड़िताओं का। तो पीएम के साथ मंच पर बैठ सकती हैं संदेश खाली की पीड़िता जो कि बिना घूंघट के नजर आएंगी। पीएम के साथ मंच पर बैठ सकती हैं संदेश खाली की पीड़िता और बातचीत भी करेंगी। संदेश खाली की पीड़ितों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिना घूंघट के रैली में भी संदेश खाली की पीड़िता नजर आएंगी। महिलाओं ने क्या कहा है ये भी आपको बता दें। उन्होंने कहा है कि अब डरकर नहीं रहना है, दीदी तो नहीं आई लेकिन हमारे दादा आ रहे हैं। और रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इसी बीच आ रही है अलीगढ़ से खबर। अलीगढ़ से आपको एक खबर बता देते हैं, युवक को गोली मारने का मामला है। अलीगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं, परिजनों ने चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन किया है। खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, अलीगढ़ से पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं नजर आए हैं परिजन। गोलीकांड से हत्या के मामले में 3 की गिरफ्तारी भी हुई है। तो गोली लगने के बाद उपचार के दौरान मौत हुई थी युवक की। इसके साथ ही साथ परिजन कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आए हैं और जमकर हंगामा काटा है। मौके पर आलाधिकारी समेत भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी पहुंच चुका है। खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, अलीगढ़ से सासनी गेट थाना क्षेत्र के लोधी विहार कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल खबर आपको बता रहे हैं, युवक को गोली मारने का ये मामला है और सड़क पर शव रख करके परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आए हैं परिजन और बताया जा रहा है कि गोलीकांड से हत्या हुई थी और मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। गोली लगने के बाद इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई थी और परिजनों ने थाना परिसर में ही जमकर हंगामा काटा और कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आए। मौके पर आलाधिकारी समेत भारी पुलिस संख्या भी देखी जा सकती है। तो सासनी गेट थाना क्षेत्र के लोधी विहार कॉलोनी की ये घटना है जहां पर गोली चली थी। गोली लगने से युवक घायल हो गया था और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इलाज के दौरान ही युवक की मौत हो गई थी। एक व्यक्ति को गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। उसमें सुसंगत धाराओं में थाना सासनी गेट पर एफआईआर पंजीकृत कर दी गई। उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है
इसमें अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर परिजनों द्वारा मांग की जा रही थी। इस वजह से यह लोग थाना ये शास्त्री गेट चौराहे पर आ गए। क्या आश्वासन दिया सर आपकी तरफ से? क्या हमने आश्वासन परिजनों को और जो बाकी लोग थे उनको ये दिया है कि इनमें गिरफ्तारी तत्काल रूप से की जाएगी और जेल भेजा जाएगा और अन्य विधिक कार्रवाई भी अमल में लाएगी। जाम खोलने के लिए आपने क्या बोला? जाम खुलने के लिए हमने तत्काल गिरफ्तारी करने की और आगे भी जो और लोग हैं इसमें शामिल जो शायद मौके पे ना हो उनके भी नाम बताए गए हैं कि उनके विरुद्ध भी साक्ष्य इकट्ठा किए जाएंगे। और इसी खबर पर संवाददाता विश्व प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्व प्रताप, जिस तरह की ये खबर आ रही है कि गोली लगने से युवक घायल हो गया था और घायल होने के बाद उसे उपचार के लिए इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई थी। पूरा मामला क्या है, विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए कि शास्त्री गेट थाना क्षेत्र की जो है लोधीपुरम कॉलोनी है, वहाँ का ये पूरा मामला है। रंजीतन तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा जो बदमाश थे बाइक सवार, उन्होंने सीधे तौर पे घर के बाहर खड़े हुए एक व्यक्ति पे जो है फायरिंग कर दी। लगातार उस पर 3 फायर किए गए। 3 फायर में से एक गोली युवक के सीने पे लगी। घायल अवस्था में जो परिजन उसे हॉस्पिटल लेके पहुंचे, जहाँ उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद में पुलिस ने जो है लगातार जो है दबिश के प्रयास किए। उसमें 3 जो है अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार करके, हालांकि जो विधिक कार्रवाई है पुलिस द्वारा की जा रही है, तो वहीं जो है परिजन पूरी जो है घटना से जो आक्रोशित है। जो पुलिस की कार्रवाई है उससे संतुष्ट कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। उन्होंने सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस जो है पूरे मामले में जो है हीला हवाली कर रही है और जो है बिल्कुल कड़ा शिकंजा जो है आरोपियों के खिलाफ नहीं कर रही। तो लगातार जो है परिजन सब रखकर चौराहे पर जो है प्रदर्शन स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से जाम भी लगाया है, भारी संख्या में लोग भी नजर आए हैं और हंगामा भी काट रहे हैं, तो क्या तस्वीरें इस वक्त की नजर आ रही? बिल्कुल, देखिए कि परिजनों की माने तो परिजनों ने जो है सब जो है पोस्टमार्टम के बाद में जो है सड़क पे रख दिया और पूरी तरीके से जो है शास्त्री गेट चौराहा जो है वो जाम की भयावह स्थिति बनी हुई है। मौके पर जिले के आला अधिकारी और भारी मात्रा में जो है फोर्स तैनात कर दिया गया है। हालांकि अधिकारियों को द्वारा जो है लगातार जो है परिजनों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। बाकी परिजन मानने विश्व प्रताप, आपका शुक्रिया। अलीगढ़ से ये खबर बता रहे हैं जहां पर गोली लगने के बाद युवक की मौत हो गई है। परिजनों ने थाना परिसर में जमकर उत्पात भी मचाया है, हंगामा काटा है। संतुष्टि नजर नहीं आई है परिजनों की। फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। फुटपाथ पर रेहड़ी लगाकर पकौड़े तल रही डीयू की पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह के खिलाफ मॉरिस नगर थाने की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। रितु सिंह ने सोमवार को पीएचडी पकौड़े वाली नाम के होर्डिंग से कवर करके रेहड़ी लगाई थी और डीयू एरिया में छात्रा मार्ग पर लगी रितु सिंह की आकर्षक रेहड़ी को देख न सिर्फ उनके समर्थक बल्कि वहां से निकल रहे राहगीरों की भी खासी भीड़ भी जमा होने लगी। डीयू की पूर्व प्रोफेसर को रेहड़ी लगाकर पकौड़े तलते और बेचते हुए भी लोग हैरान दिखे। अनेकों लोग मोबाइल से वीडियो, फोटो, सेल्फी भी लेने गए। रेहड़ी पर लिखा मेन्यू भी लोगों को आकर्षित कर रहा था।